हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो सीटेट, यूपी डीएलएड या यूपी टेट से संबंधित है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी है मैं उसको जो है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं जो कि शिक्षण से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण के सूत्र के बारे में। आप लोगों ने विभिन्न किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो बुक है ये पीडीएफ है, इसके माध्यम से आप बहुत थोड़े समय में अच्छी जानकारी पा सकते हैं। बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि है शिक्षण के सूत्र। ध्यान रखना है, शिक्षण सूत्र होता क्या है। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्र की उपलब्धि में के गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। देखिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षण के सूत्रों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, इस परिभाषा में बताया गया कि शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, यानी काफ़ी अच्छा सुधार कर सकते हैं। इसमें प्रमुख शिक्षण बिंदु में क्या है आप समझेंगे। पहले शिक्षण सूत्र का अर्थ, फिर समझेंगे शिक्षण सूत्र की परिभाषा, और फिर शिक्षण के विभिन्न सूत्र, और लास्ट में शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता। देखिए, आप पेडागोजी पढ़ते हैं, वहीं पेडागोजी आपको पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब उस पेडागोजी को आप कैसे बच्चों पर लागू कर सकते हैं। एक शिक्षक का कार्य होता है कि ऐसा शिक्षण कार्य करे कि काफ़ी आसानी से बालक जो है समझ पाए, तभी वह शिक्षण जो है अच्छा माना जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना होगा कि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है क्या, शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई या सिखाई जाए, वे उसे भलीभांति सीख और समझ सकें। उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में विषय शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। यानी अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करेगा कि बालक का जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, उसका ध्यान कैसे जो है आप पढ़ाई में लगा सकते हो। यानी एक शिक्षक के तौर पर आप उस बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। देखिए, शिक्षक की कुशलता शिक्षण विधियों, सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, छात्रों की क्षमताओं के समुचित ज्ञान पर निर्भर है। इसकी जानकारी व समुचित प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण तथा सीखने की क्रियाओं को प्रभावी कर सकता है। चर्चा के बिंदु में बात करेंगे, इसमें क्या क्या आती हैं। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक के सामने क्या समस्याएं आती हैं, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को वह दूर कैसे कर सकता है। देखिए, क्लास में अगर क्लास है, कक्षा में आप जब पढ़ाने जाओगे तो सभी बच्चों की जो मेंटलिटी एलिजिबिलिटी होगी वह कहीं ना कहीं अलग अलग होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो समझाने पर तुरंत समझ जाते हैं कि क्या आपने पढ़ाया, क्या बताया। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बार बार समझाएंगे, बताएंगे, तब भी उनको समझ में नहीं आता। तो उस समय एक शिक्षक को किस प्रकार का क्रियाकलाप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको शिक्षण विधि में ही मिलेंगी। हाँ, आगे बात करते हैं।
शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कक्ष में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे वह हिंदी पढ़ाता, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान कुछ भी पढ़ाता हो, तो एक शिक्षक के सामने कुछ प्रश्न सामने आ जाते हैं कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब और कहाँ पर किया जाए। ये सारी प्रश्न जो है एक शिक्षक के सामने आते हैं। तो इन्हीं कठिनाइयों को आगे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें शिक्षण विधि का प्रयोग करना होता है। शिक्षकों की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है, अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता और दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अपने विषय में तो आप काफ़ी तेज तर्राक हैं, कुछ भी हो आप तुरंत मतलब जानते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत कठिन कार्य होता है। देखिए क्या है, शिक्षण सूत्रों का होना, जानकारी होना आवश्यक है कि सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर और कैसे करना है, ताकि उसके छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। अब आगे समझिए, कुछ और भी जाने, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें बताई गई हैं कि कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा। यानी कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षण सूत्रों के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। शिक्षण सूत्र की परिभाषा की डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मैगजीन है, क्या है, पहले है रेमंड के अनुसार। क्या है? रेमंड के अनुसार क्या बताया गया कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। पथ प्रदर्शन यानी एक अध्यापक का जो है पथ रास्ता दिखाते हैं। कौन? शिक्षण सूत्र। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बताया गया शिक्षण सूत्र के बारे में, उसका परिभाषा बताया गया, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यानी जो छोटे बच्चों को पढ़ाना, यानी क्लास 1 to 5 बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है, उनको समझाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए आपको शिक्षण सूत्रों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और ये भी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि चाहे डीएलएड हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। यानी एक छोटे बच्चे को पढ़ाना है, चाहे हिंदी पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, एसएसटी पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं के पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक एवं क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकें एवं विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वह शिक्षण सूत्र कहलाती है। ये आपको बच्चों को समझाने की बात है। अगर बच्चे को अच्छा समझा ले पा रहे हैं, वो कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं, जो विधि प्रयोग कर रहे हैं वही शिक्षण विधि है। ठीक है।
विचार करें और बताएं, शिक्षक को शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण करना क्यों जरूरी है, या शिक्षण क्यों करना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र की बात करें तो शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये सभी चीज़ें, ये सभी शिक्षण सूत्र जो है इसमें पढ़ना है। तो सरल से जटिल की ओर ये शिक्षण सूत्र होता क्या है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। आप सभी समझिएगा कि सरल से जटिल की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले सरल वाला, ठीक है, सरल वाला चीज़ें बताएं, फिर कठिन की ओर जाना है। इसी तरह से आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उसकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बालक के विकास के अनुकूल मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। जैसे जैसे कि एज बढ़ती है, उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है, तो जटिल बातों को भी वो समझने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सरल से जटिल की ओर में कि पहले सरल चीज़ों को बताई जाए, फिर उसके बाद फिर कठिन चीज़ों को बताई जाए। क्योंकि इसमें ये भी कहा गया कि यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे, जिसे उसे समझने में असमर्थ होंगे, ठीक है, तो इससे शिक्षक का जो प्रयास होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा कि इनको उन बच्चों को पढ़ाना। जैसे उदाहरण है, हासिल के जोड़ घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती और साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। अभी नहीं कि पहले गए तो हासिल का जोड़ घटाना ही सिखाने लगे, तो ऐसे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्धों, घटनाओं और संधि, जो दो राजाओं में संधि होती है, उन संधियों व शासन के विस्तृत रूप में यह अत्यंत कठिन लगेगा। तो सब पहले छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी सरल से फिर जटिल की ओर जाएंगे। दूसरा नंबर क्या करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। वीडियो थोड़ा जरूर लंबी होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और प्यारा से कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करें तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। जैसे पहले उसे वे बातें बतानी चाहिए जिसे वह जानता हो, यानी जिसके बारे में उसको ज्ञान है, पहले वही चीज़ें बताओ। उसके बाद फिर जो ज्ञात नहीं है उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू करो, ठीक है। तो फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। नया जो तथ्य होता है कठिन हो जाता है। तो किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने से पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान लेना आवश्यक है। जैसे गांधी जी के बारे में बताना हुआ बच्चों को, तो सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं कि भाई बच्चों, हम लोग गांधी जी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग बताओ कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। गांधी जयंती आमतौर पे बच्चे सब जानते हैं गांधी जयंती पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद फिर उनके जन्म पे उनके द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में विधिवत उनको बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, भाषा शिक्षण में, मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं तो भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय
प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। उसके पश्चात, ठीक है, उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। जैसे क से कलम होता है, क से कमल भी होता है, कलश भी होता है, कबूतर होता है, ख से खरगोश, मतलब पहले ख से खरगोश बताओ, फिर ख से खत भी होता है, ख से खड़ाऊ होता है। ये सारी चीज़ें जो है बतानी है। जैसे गणित अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, गणित में पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो पहाड़ा सुगमता से सीख सकेंगे। ठीक। तीसरा नंबर आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें एक चीज़ें आपको जाननी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। यानी प्रश्न आ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने किस शिक्षण सूत्र पर अधिक बल दिया है, विशेष बल दिया है। तो आपको क्या लगाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हमारे पाठ उनके अनुसार क्या कहा गया कि हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जानते हैं। मूर्त मतलब जो सामने चीज़ें हैं भौतिक तौर पे, और अमूर्त जो सामने नहीं है, यही ध्यान रखना है। तो स्थूल जो सामने है, जैसे चाक, बोर्ड, डस्टर वगैरह होता है विद्यालय में, वो सामने होता है बच्चों के। और जो उसी से रिलेटेड जो चीज़ें और होती हैं उनके सामने नहीं होती, तो वो होता है अमूर्त यानी सूक्ष्म। होता क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानते, परंतु स्थूल या मूर्त जो सामने है उनको सरलता से वह जान लेता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, उनमें सूक्ष्म भाव, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास भी होता जाता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा कि उनकी सहायता से, ठीक है, वो जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो अमूर्त चीज़ें हैं, उनको भी समझा सकते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के बाद गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग भी सिखा सकते हैं। भूगोल अगर पढ़ा रहे हैं तो भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों, कुओं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन यानी भ्रमण या फिर मॉडल, चित्र, चार्ट के माध्यम से सरलतापूर्वक कराया जाए। जैसे आप भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य है, वो पूर्वोत्तर राज्य है, पश्चिमोत्तर राज्य है, तो भाई बच्चा तो ऐसे तो समझ नहीं पाएगा। या तो उसको भारत का मानचित्र बनाकर या तो मॉडल के द्वारा उसको दिखाकर तब तो समझा सकते हैं। ये चीज़ें हैं, क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर में। चौथा नंबर आता है पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र का मॉडल ध्यान देना है। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का मॉडल गेस्टाल्टवाद यानी अवयवीवाद, गेल्टास्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर सर्वथा पूर्ण वस्तु को ही वह देखता है, जानता और समझता है, उसके विभिन्न अंगों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षक को इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। यानी पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण यानी पूरा। जैसे बच्चा पेड़ देखा तो उसको पेड़ दिखाई दे रहा है, फिर अध्यापक बता सकता है कि ये पेड़ की डालियाँ हैं, ये पेड़ के पत्ते हैं, ये पेड़ के फूल हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कविता में होता है कि गद्य में होता है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है,
काव्य में होता है, कविताएं जब पढ़ाते हैं तब। क्योंकि क्या कहते हैं क्या होता है उसमें, संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है। उसके उसके बाद एक एक पंक्ति का, क्योंकि आरंभ में एक एक पंक्ति पढ़ाने से कविता की मूल भावना बच्चों को समझ नहीं आती है। कविता का वाचन पहले पूरा विधिवत पढ़ाया जाए, याद करवाया जाए, फिर उस कविता का अर्थ जो है तोड़ तोड़ के, यानी उसका अर्थ बताते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान करा रहे हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर, फिर उसके भागों के बारे में, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराना चाहिए। वही चीज़ें भूगोल पे भी लागू होती हैं। यानी भूगोल से क्या होता है, पहले मानचित्र, भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान जो है कराया जाए। फिर स्वयं की बारी अगर आती है, मान लीजिए कि स्वयं की बारी आ गई, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय से ऐसे प्रकरणों की पहचान करें जिसमें स्थूल से सूक्ष्म व पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालकों में बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास, मानसिक विज्ञान नहीं, ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं। वह अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आ जाती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना तथा तथ्य वस्तु का स्पष्ट निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह अपने बारे में मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उसके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित करे, और जो गलत धारणा और जानकारी उसके अंदर दिमाग में भरा हुआ है उसको सुधार करने का प्रयास करे। यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर में ये चीज़ें हैं। उदाहरण द्वारा आप समझ पाओगे अच्छे से कि किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल, वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट, उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट करा सकता है, ठीक है। यानी बच्चों के मन में ये धारणा है कि दिल्ली, मान लीजिए हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते हैं, बच्चे के मन में धारणा यह है कि दिल्ली हमारे दक्षिण में है, ठीक है। तो उस धारणा को उसको सुधार करना होगा। आप मॉडल या मानचित्र के माध्यम से आप बताएंगे कि दिल्ली जो है कहाँ है, किस दिशा में है। बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालकों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, जो बच्चे देखे हैं। उसके पश्चात वो उस वस्तुओं के बारे में बताएं जिन्हें वह देख नहीं सकता। मतलब उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसकी सहायता से भूत या भविष्य की कोई वस्तुएं सामने, तो जो उनके सामने हैं उनका ज्ञान हम आसानी से करा सकते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं की जानकारी देने के पहले प्रत्यक्ष वस्तु घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसको आप उदाहरण द्वारा बहुत अच्छे समझ सकते हैं। भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दे सकते हैं। आप देखते होंगे जो छोटी कक्षा के क्लास 1, LKG, UKG, उन बच्चों की किताबें जो होती बड़ी रंग बिरंगी होती हैं। उसमें अगर लिखा है एप्पल, एप्पल तो मतलब एप्पल का चित्र बहुत अच्छे से बना होगा, बहुत बड़ा बड़ा बना होगा। बच्चा देखकर समझ पाता है कि ये फल है, यह बॉल है, यह बैट है, आप समझ रहे हैं, यह कबूतर है। हाँ, तो वो उसी तरीके से वहीं सामाजिक विषय में ग्लोब, चित्र, मॉडल आदि
से संसार के विविध भागों के बारे में बताया जा सकता है। वही चीज़ें सामान्य से विशिष्ट की ओर भी हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसको देखेंगे क्या। इस सूत्र के अनुसार विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। देखिए, आपको क्या समझना है कि इस सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट सामान्य की ओर को एक और नाम से जाना जाता है, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। आगमन विधि में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी पहले उदाहरण देना है, फिर इसके बाद फिर निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करने चाहिए। यानी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों के निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः इसमें बच्चे रुचि पूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त यह ज्ञान जो होता है बहुत ही स्थायी होता है। जिसमें विज्ञान हुआ, गणित हुआ, व्याकरण में यह सूत्र विशेष बहुत उपयोगी होता है। जैसे अब इसका प्रयोग जो है कहाँ होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पढ़ाते समय इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए परिभाषा स्पष्ट करना चाहिए। वैसे ही हिंदी पढ़ा रहे हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो सूक्ति एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या जो है सामान्य संदर्भों में की जाती है। तो शिक्षण सूत्र में ये आप जो है 7 शिक्षण सूत्र जरूर ध्यान रखिए। आपको यह वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से अपनी तैयारी आप करते रहें। जल्द ही हम प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सी-टेट, यूपी-टेट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।